हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्विजिटिव सोर्स। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान था उसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 के आसपास आर्टिकल्स। बट आज के डेट में ये 25 हो गया, ये 12 हो गया और ये 470 के प्लस हो गया, है ना? तो ये कैसे हुआ? ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग क्विज करेंगे। और उसके बाद आपको ये 50% के अप्रॉक्स याद हो जाएगा, है ना? बाकी आप एक आध बार अगर रिवीजन कर लोगे, एक आध दो बार, तो आपको 80-90% भी अच्छे से याद हो जाएगा। और इस वीडियो का अगर आपने 80-90% कवर कर लिया तो एग्जाम्स में आपके मोस्टली क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आएंगे वो बन जाएंगे आपसे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में इमेजेस नहीं होंगे क्योंकि एक तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा अभी के बाद थोड़ा मतलब मेरे स्पीड को और बढ़ाने का, ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो। वरना आप लोग 1 घंटा अगर देखोगे तो डर के भाग जाओगे वीडियो देखोगे भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 1951 में हुआ। क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सरकार क्या कर रही थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी सिस्टम और बहुत सारे अलग-अलग जो नए-नए सिस्टम्स उस वक़्त इंट्रोड्यूस हुए थे, उसकी वजह से कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया था। क्या हो गया था? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया मतलब किन्हीं के पास है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि ज़मीन इनसे लेके कोशिश किया बाँट देने का, है ना? तो इसी के लिए सरकार ने ये सारा नया-नया सरकार ने काफ़ी सारे नए-नए नियमें लाई, जिससे ज़मीनों का बँटवारा हो सके, है ना? बट जिसका प्रॉपर्टी था, उसने बोला कि नहीं, मुझे तो राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है ना? 31 के तहत, तो मेरे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है। आप उसका वायलेशन कर रहे हैं, राइट? और सरकार ने बोला कि नहीं, हम आपका अगर आपके राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं कर रहे, वो आगे आप देखोगे, सरकार ने क्या तर्क दिया। तो इसी की वजह से क्या होता है ना, 9th शेड्यूल का इंसर्शन होता है, प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्या होता था? सरकार नया-नया लॉज़ लाती थी सरकारें, नई लॉज़ लाती थी कि ये ज़मीन हम ऐसे-ऐसे बाँट देंगे सब में। तो ये ज़मींदार होते थे, ये चले जाते थे कोर्ट और कोर्ट फिर स्टे लगा देता था। इसी की वजह से जो सेंटर में जो बैठा हुआ था गवर्नमेंट, उन्होंने सोचा कि एक नया शेड्यूल लाते हैं। तो 9 शेड्यूल लाया गया जिसमें कि लैंड रिफॉर्म लॉज़ जो होंगे, उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना? लैंड रिफॉर्म को लेके जो भी लॉ पास होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएँगे। ensured that laws placed under this schedule could not be challenged for violating fundamental rights। मतलब इसके अंदर हम जो लॉ डाल देंगे इस शेड्यूल के अंदर में, उन्हें आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ओके? फंडामेंटल राइट्स में चेंज क्या आया? 19(2) आर्टिकल 19(2) में क्या बदलाव आया? पहले क्या होता था कि आर्टिकल 19 के तहत आपको क्या दिया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? है ना? आपको बोलने की आज़ादी है, आपको एक जगह एकजुट होने की आज़ादी है, सोसाइटी बनाने की आज़ादी है। बट उसी में एक क्लॉज़ और ऐड कर दिया गया 19(2) में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना? एंड एक्सप्रेशन पे, है ना? अगर पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और अगर ऑफेंस वगैरह इंसाइट होता है आपके कुछ जो भी करने से, तो आप को आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, वो आप नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट छीना गया। आप ये सब नहीं कर सकते ना। उसके बाद क्या हुआ? 15(4) में भी चेंज लाया गया। आर्टिकल 15 में है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, है ना? ये सब है। तो इसे भी चेंज किया गया। इसमें कहा गया कि 15 आर्टिकल 15(4) के में डाला गया कि अलाउड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उनके एडवांसमेंट के लिए काम करने के लिए हमें 15(4) लाया गया। वरना सब तो बोलेंगे कि आप क्यों उन्हें अलग ट्रीट कर रहे हो, सब जब इक्वल है तो। नहीं, वो इक्वल नहीं है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड
इसीलिए 15(4) लाया गया, 19(2) लाया गया और लैंड रिफॉर्म्स किया गया फर्स्ट वाले में। और क्या था, आर्टिकल 31A और 31B प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू लैंड रिलेटेड टू लैंड लॉज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। मैं आपको ये यहाँ बता चुका हूँ। क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैंने तो पहले आपको बता दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करते थे, जो भी लॉ लैंड रिफॉर्म्स की आती थी उसे स्ट्राइक डाउन कर देते। ठीक है, ठीक है, वो बोलते थे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। गवर्नमेंट वांटेड टू एंश्योर इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बता दिया। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना चाहती थी गवर्नमेंट। प्रेस लॉज रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच वर चैलेंज, है ना। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लोगों को कुछ भी बोला जाता था तो वो बोलते थे मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज ऐड किया गया। नाउ सेवेंथ अमेंडमेंट क्या था। सेवेंथ अमेंडमेंट में आपको क्या याद रखना है। सेवेंथ अमेंडमेंट में एक तो आपको ये याद रखना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का। पहले एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और हिस्टोरिकल, है ना, बैकग्राउंड के ऑर्डर पे पहले जो ये था ऑर्गेनाइज हुआ था स्टेट। तो क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इससे इसमें। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, आर्टिकल 153 में चेंज लाया गया। एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स को सर्व कर सकता था। ये कहाँ है, क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट से ये कहा गया कि एक गवर्नर जो है एक स्टेट से ज्यादा सर्व कर सकता है। कौन से अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि दो स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। अगेन सेवेंथ अमेंडमेंट 1956, ये होगा हमारा आंसर। और ये भी कहा गया आर्टिकल 171 में क्या सुधार लाया गया, डिफाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, 25% होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये भी संशोधन लाया गया। क्यों किया गया, मैंने आपको बताया कि इंडिया के स्टेट बाउंड्री पहले थे हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ गई थी। तो इंडिया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन किया गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, 10th अमेंडमेंट कैसे याद रखोगे आप, EADRA 5 NAGR दादरा नगर, इतना याद रखो। 10th इंटीग्रेशन ऑफ दादरा नगर 10th से हुआ। ये कैसे याद रखोगे, गोवा दमन दीव 12th कैसे है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होता है, 10 तो होगा नहीं इसलिए 12, 10 और 12 आपको याद करना है। ये 12वां ऐसे याद कर लो, तो अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा फिर तो ठीक है। आर्टिकल 240 क्या है, आर्टिकल 240 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, जो भी यूनियन टेरिटरी के पास अपना ये लेजिस्लेचर नहीं है उसके प्रति ये रेगुलेशंस बना सकती है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन। ये है आर्टिकल 240। तो आर्टिकल 240 में सुधार किया गया, उसमें इंक्लूड किया गया है 10वें वाले में इसको, या इसका भी रेगुलेशन करेगा प्रेसिडेंट। फिर 12वां हुआ तो उसमें इन तीनों को भी ऐड कर दिया गया, राइट। तो ये आर्टिकल 240 में ऐड किया गया, इसलिए आपको याद करना है 240 इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13th अमेंडमेंट में क्या हुआ, नागालैंड जो था वो स्टेट बना, क्रिएशन ऑफ नागालैंड एज अ स्टेट। नागालैंड वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम आसाम एंड ग्रांटेड स्टेटहुड। ओके, 16वां स्टेट बना, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये हम लोग अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है, द नागा मूवमेंट डिमांडेड ऑटोनॉमी ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट एथनिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, तो ठीक है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट 14th क्या था, 14th भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने इंक्लूड कर लिया कि अगर आपको याद होता है आप याद कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को इंक्लूड किया गया, है ना। पहले एन को फिर पी को, NOP, एन के बाद पी आता है। अगर एन है 13 में तो पी हो 14 में। ओके, पहले फ्रेंच रूल में था पौंडीचेरी, फ्रेंच के अंदर में 1954 तक, फिर इंडिया के साथ मर्ज हो गया इसका 1962 में। ठीक? और क्या गवर्नेंस में चेंज हुआ यहाँ पे, आर्टिकल 239A को लाया गया यूनियन टेरिटरीज के पास भी लेजिस्लेचर होने के लिए। ओके, पहले तो ये सिर्फ लाया गया पौंडीचेरी के लिए, बाद में दूसरे यूनियन टेरिटरीज में भी अप्लाई किया। ना नेक्स्ट 19th अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहले तो ट्राइब्यूनल्स हुआ करता था, है ना, उसे अबॉलिश कर दिया गया। हाई कोर्ट को ही पावर दे दिया गया कि आप भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हैंडल करोगे। पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल होते थे,
इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए। बट 19वां जो संशोधन था, इसने क्या किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो ये काम था उसे सौंप दिया हाई कोर्ट को भी। ओके, इंश्योर्ड ग्रेटर जुडिशियल ओवरसाइट एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। ठीक है, 329 का क्लॉज 1 को मॉडिफाई कर दिया। रिमूव द फ्रेज अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर द डिसीजन ऑफ डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और ऑफ इन कनेक्शन विद इलेक्शंस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को देखा जाता था इनएफिशिएंट और जिससे लेट हो रहा था, प्रोन टू डिलेज। हाई कोर्ट हैड बेटर जुडिशियल एक्सपर्टीज टू हैंडल इलेक्शन डिस्प्यूट्स। ओके, इसीलिए ऐसा हुआ। मैंने ये स्लाइड इसलिए इंक्लूड करा है, आपको पता हो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को रिप्लेस किया गया था, कभी हाई कोर्ट्स को दिया गया था, वो सारे केसेस जो हैंडल करते थे वो हाई कोर्ट को सौंप दिया गया। नेक्स्ट 21st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। सिंधी एज अ लैंग्वेज ऐड हुआ। ओके, सिंधी वाज एडेड 1967। अर्लियर देयर वर ओनली 14 लैंग्वेजेस, फिर सिंधी ऐड हुआ, फिर 3 लैंग्वेज ऐड हुआ, 4 लैंग्वेज ऐड हुआ, ऐसे करके यहाँ 18 हुआ और आगे हुआ, यही आपको जानना है। ओके, तो सिंधी जो ऐड हुआ यहाँ ऐड हुआ 21st अमेंडमेंट 1967 से सिंधी ऐड हुआ था। 8th शेड्यूल लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंधी वाज इंक्लूडेड ग्रांटिंग इट्स ऑफिशियल स्टेटस। ओके, 21वां अमेंडमेंट में सिंधी ऐड हुआ 1967, यही आपको याद रखना है। 24वें संशोधन में क्या हुआ? explicit power to amend the constitution. Article 368 was modified to explicitly state that parliament has the power to amend any part of the constitution including fundamental rights. अब इसमें काफी काफी खेला हुआ आगे, है ना। पहले कहा गया कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, फिर कहा गया नहीं आप कर सकते, फिर पहले कहा गया कि आप स्टार्टिंग में कह दिया कि नहीं कर सकते, फिर कह सकते, फिर नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते, फिर क्या नहीं कर सकते, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा काफी बार हुआ, मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर कर सकते हैं बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कब आया था ये? केशवानंद भारती केस के बाद हुआ था, 1973 के बाद ऐसा हुआ था। है? तो क्या हुआ? एक्सप्लिसिट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1971 में हुआ कि आर्टिकल 368 को मॉडिफाई कर दिया गया। 368 कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से लिया है। क्या होता है इसमें? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करते हैं, है ना, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 360 was modified to explicitly state that Parliament has the power to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. Ensured that constitutional amendments could not be challenged on the ground of violating fundamental rights. ये भी बोल दिया, बताइए। ठीक है, और कंपल्सरी भी कर दिया अमेंड करके कि प्रेसिडेंट को देना ही होगा एसेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले प्रेसिडेंट के पास होता था डिस्क्रिशन कि हम नहीं देंगे एसेट। फिर क्या हुआ? आर्टिकल 13 आगे बोलता है कि मतलब जो भी इनकंसिस्टेंट होंगे, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट से, उसको वॉइड माना जाएगा एनी लॉ। लेकिन वो भी आर्टिकल 13 विच प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट फ्रॉम बीइंग ऑल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉज was clarified to exclude constitutional amendment from its scope. Constitutional amendment को इसके स्कोप से ही हटा दिया गया था। Okay. Ensured that fundamental rights could be amended through the constitutional process. ये सारा मैंने आपको बताया। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का जो गोलकनाथ जजमेंट आया था, उसने बोला कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। अब उसी पे कहा पार्लियामेंट ने कि नहीं हम करेंगे, और इसीलिए सारा तो खेला हुआ। इसी की वजह से गवर्नमेंट वांटेड टू रिस्टोर पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फिर 25th अमेंडमेंट आया, है ना, जिसने रेस्ट्रिक्शन लाया प्रॉपर्टी वाले राइट्स के, वो आगे हम देखेंगे। फिर 25th अमेंडमेंट आता है 1971 में ही। इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन कर दिया गया आर्टिकल 31 को। पहले कॉम्पनसेशन होता था, अब अमाउंट कर दिया कि नहीं, हम आपको वो रेट नहीं देंगे, हमको जो मन होगा हम वो रेट देंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे मार्केट वैल्यू कॉम्पनसेशन व्हेन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमको जो मन होगा हम वो देंगे, मार्केट वैल्यू नहीं देंगे, कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, अमाउंट देंगे। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ओवर प्रॉपर्टी एक्विजिशन केसेस। प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो केसेस होते थे उसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं कर सकते हैं। और क्या बोला? protected laws made to implement directive principle under इतना from being challenged for violating fundamental rights। ठीक है, ये क्या हुआ यार, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी के पास ज्यादा जमीन है, हम उससे लेके लोगों में दे रहे हैं, है ना, या सरकार उसे ले ले रही है ना। तो सरकार ने क्या बोला कि डीपीएसपी में क्लॉज है 39, उसमें है ये
ये है, ठीक है, ये लाइवलीहुड, सबको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, है ना, ये डी है, ये सी है, सी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके पास, है ना, और सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सरकार ने इन दो चीजों को पकड़ा, कहा कि स्टेट को तो इंश्योर करना होता है, डीपीएसपी का क्या मतलब है कि स्टेट का ये काम है इंश्योर करना कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है, और आप राइट टू प्रॉपर्टी देके बैठे हुए हो आर्टिकल 31 के तहत, है ना, फंडामेंटल राइट दे दिए उन्हें इक्वालिटी का, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन हम इसकी वजह से यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसको इंश्योर कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्सेंट्रेशन ना हो, है ना। इसीलिए उन्होंने इसका हवाला देते हुए 39 बी का, ये ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ है, 39 बी और सी का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, इसकी वजह से चूंकि ये दोनों इंक्लूडेड है इसमें, इसीलिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, आप क्लैश करवा दोगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच। ओके, अब क्या हुआ, रिड्यूस द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन ऑन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अब तो जुडिशियल इंटरवेंशन भी कम होगा, है ना। लेट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, मैंने आपको जो बताया कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको धीरे धीरे क्रोनोलॉजी समझ में आएगा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। ओके, ये हो गया। इसके बाद 44th अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। ओके, ये अब लीगल राइट बन गया था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। 26 अमेंडमेंट में क्या हो गया, प्राइवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता था पहले, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो होते थे उत्तराधिकारी, उनपे उन्हें कुछ पैसा दिया जाता था, है ना, एज अ compensation for merging their states into India. The payments made to former princely rulers as compensation for merging their states into India. The amendment removed article, ये अमेंडमेंट करके आर्टिकल 291 और 362 हटा दिया गया, इससे ये पेमेंट की गारंटी देती थी जो, है ना, स्पेशल प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया, और प्रिंसेस का रिकॉग्निशन भी चला गया उनके पास। दे कुड नो लॉन्गर क्लेम स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस अंडर इंडियन लॉ। ये हुआ 26 अमेंडमेंट में, ये भी 1971 में हुआ, प्राइवेट पर्सेस को खत्म कर दिया गया। ओके, strengthened India's republican character by eliminating monarchical remnants, ensured equal treatment of all citizens regardless of royal lineage। ये सब हो गया। क्यों किया गया था, क्योंकि प्राइवेट पर्सेस को अनडेमोक्रेटिक माना जाता था, फिनेंशियली बर्डनसम माना जाता था। बाद में गवर्नमेंट जो है फुल इंटीग्रेट कर लिया, है ना, इंडियन रिपब्लिक में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने। इट reinforced the idea that all citizens are equal regardless of past royal status. Now 36th amendment 1976, सिक्किम जो है वो फुल फ्लेज स्टेट बन गया। ओके, और वहां जो 1-3 था ना, ये मैंने सोचा था ऐसे बताऊंगा, 1-3 नागालैंड करना। हाँ, तेरा के जस्ट बाद है पौंडीचेरी। अच्छा, नहीं ये सोचा था बताऊंगा। ओके, 1-3 जब भी देखो नागालैंड याद आना चाहिए। 36 में क्या हुआ, सिक्किम सिक्किम बना एक फुल फ्लेज स्टेट। Before 1975, Sikkim was an associate state under the 35th Amendment 1974। एसोसिएट स्टेट था पहले, बाद में फुल फ्लेज स्टेट बन गया। ओके, यही याद करना है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, आप बस देख लो कि क्रोनोलॉजी देखते हैं, एन पी फिर एस, है ना, दिख रहा है। 38 में क्या हुआ, expanded presidential powers। Article 123, 213, 239B were amended to make presidents, governors, and administrator satisfaction final when issuing ordinances। आप ऑर्डिनेंस इशू करके जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस करके ऑर्डिनेंस ला सकती है ना, अगर कोई विशेष आवश्यकता है तो ऑर्डिनेंस एज अ लॉ काम करते हैं, है ना। तो इंश्योर दैट ऑर्डिनेंस कुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। अब देखिए क्या कर रही है सरकार, ये क्यों हो रहा था 1975 के आसपास, आपको पता होगा कि इमरजेंसी आया हुआ है ना। इंदिरा गांधी मैडम जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इस टाइम में, वो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था, उसकी वजह से ये सारे स्टेप्स उनको उठाना पड़ रहा था, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 352, 356, 60 को भी अमेंड कर दिया इन्होंने, कि मेक प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फाइनल व्हेन डिक्लेयरिंग, मतलब
हम सीधा 52, 56, 60 सारे लगा सकते हैं और कोर्ट्स इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, है ना? Article 352 was clarified to allow the president to assume multiple emergency proclamation on various grounds. The government wanted to strengthen executive authority during the emergency period. ये मैंने आपको बता ही दिया, विदाउट लीगल चैलेंजेस काम करना चाहते थे। फिर आया द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। ये इसने क्या किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को ऐड किया, है ना? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, है ना? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये हमारे जो प्रेम्बल है उसमें इसने यू ऐड किया 42nd वाले जो अमेंडमेंट था उसने। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 39A ऐड हुआ, 39F ऐड हुआ, 43A ऐड हुआ, 48E ऐड। आपको पता होगा डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 38 से लेके 51 तक। 38 में वेलफेयर स्टेट की बात होती है, 39 में आपको मैंने बताया ये है एलडीसी पीएचसी, है ना? लाइवलीहुड का मीन्स होना चाहिए सबके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है हमें, है ना? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ओके। और ये क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है और ये चिल्ड्रन है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं ये 39 में। 40 में क्या है, पंचायत से। 39A में क्या है जो ऐड किया गया इससे, फ्री लीगल एड, लीगल एड की बात होती है। 40 में विलेज पंचायत से, है ना? और क्या है 39F क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, ये वाला, है ना? ये बाद में ऐड किया गया था। और 39F हो गया, 39A भी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यहाँ पे ऐड हुआ, ओके। ये सारी चीजें हैं। 40 हो गया पंचायत, फिर 41 राइट टू वर्क हो जाएगा, 42 में मैटरनिटी बिलीव ये हो जाएगा, 43 में वेजेस हो जाएगा, फिर 43 की ए में हो जाएगा इंडस्ट्रीज वगैरह, बी में हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, 45 में बच्चों को हमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन वगैरह देना है ये, 46 में SC ST और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए काम करना है। 47 में क्या था, न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड था। 48 में एनिमल स्लॉटर नहीं है। 48A जो है प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। 49 में मॉन्यूमेंट है। 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी है। और 51 में क्या है, वर्ल्ड पीस करना है हम, ये सब है। तो ये जो 39A है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39, ये 39 जो है इसी का एफ का बात कर रहा है, ये एफ ऐड हो गया, इसको छोटा वाला रखिए। 39A अलग है और 39 का ये अंदर का सब क्लॉज है, ये वाला चिल्ड्रन वाला ये है, ठीक है। और 43A यहाँ पे है, ये इंडस्ट्री वाला। 48A यहाँ पे है, ये जो है क्या है, इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन करना है और उसे अच्छा बनाना है इन्वायरमेंट को, ये 4 ऐड हुआ था, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था 10, इसी के थ्रू 51A में, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के सहारे। और काफी सारी चीजें हुई थी इसके द्वारा, मतलब काफी सारी चीजें हुई जिसको 44th वाले अमेंडमेंट में रिवर्स कर दिया गया, है ना? और भी काफी सारी चीजें इंदिरा गांधी मतलब इस दौरान इम्पोज कर दिया गया था, जिसे आगे चल के 44th वाले में रिवर्स कर दिया गया, ओके। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें, आपको बस यही याद रखना है आपको कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, है ना? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी कैसे याद करो, कैसे भी कर लो, याद करो, आइसिस, इश, इस, ये याद कर लो आप, है ना? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। और ये 4 इसमें ऐड हुआ था, यहाँ पे ऐसे याद कर लो। और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड, ये 3 चीजें आप याद कर सकते हो। 44th में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इतनी सारी चीजें हुई पीछे, आपको अभी यहाँ दिख रहा होगी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, लेकिन इसके पीछे का बैकड्रॉप मैंने आपको पीछे बताया, कैसे धीरे 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 करके ये जो हुआ, है ना? इसका बैकड्रॉप पीछे मैंने आपको सारा बताया, क्यों ये हटा, है ना? डीपीएसपी और
राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में क्लैश हो गया, है ना, क्लैश। और फिर बाद में क्या हुआ, 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में और इसे लीगल राइट बना दिया गया 300 ए में डाल के। 91 1 का एफ जो है उसे भी डिलीट कर दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से ही डील करती थी। एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू, रीअफर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रिव्यू लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। पिछले वाले में खत्म कर दिया गया और इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि आप लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकते हो। इमरजेंसी प्रोविजन को भी मॉडिफाई कर दिया गया, है ना। अब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी ला सकता है जब उसको रिटन एडवाइस मिले कैबिनेट से। कुड डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस फ्रॉम कैबिनेट। पिछला वाला जो था उसमें काफी सारी चेंजेस आ गई थी, ये जो ये आप देख रहे हैं ये सब रिवर्स हो रहा है चेंज, है ना, ये भी। तो इसीलिए पिछले वाले को 42 वाले को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42 वाले को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और ज्यादा ऐसे। Protected fundamental rights ensured that Article 20 and 21 cannot be suspended during an emergency। ये भी इसी वाले अमेंडमेंट में हुआ था। नाउ नेक्स्ट 52nd, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। आप इतना ही याद रखो कि 52nd अमेंडमेंट जो था 1985 का में इंट्रोड्यूस हुआ 10th शेड्यूल का, है ना। शेड्यूल कैसे याद रखते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, काफी पुराना ट्रिक है ना। ठीक है, टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशन यानी कि ओथ नहीं होता है, ये राज्यसभा हो गई, ये शेड्यूल हो गया, फिर ये अदर जो हो गए, है ना। अदर जो एरिया है अमितर मेघा इसी में, और एफ जो हो गया फेडरलिज्म का बात करता है ना। उसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे लैंड वाला जो मैंने बताया था 9 शेड्यूल में डाला गया था फर्स्ट वाले अमेंडमेंट से, है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट करके क्या किया गया था, लैंड को डाल दिया गया था 9 शेड्यूल में, है ना। और ये जो 10th वाला है, आप जो देख रहे हैं, सॉरी 10th शेड्यूल जो देख रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में आपको आगे दिखेगा, है ना। तो ये सारे पहले थे, ये इतने थे, ये 4 बाद में ऐड हुए, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 4 शेड्यूल ऐड हुआ है बाद में, पहले 8 ही शेड्यूल था, तो पहले ये ऑफिशियल लैंग्वेज तक ही था। 9th ऐड हुआ फर्स्ट वाले अमेंडमेंट से, 10th ऐड हुआ 52वें अमेंडमेंट से, 51 साल बाद, है ना? दूसरा आने में 51 साल लग गया, सॉरी 51 अमेंडमेंट लग गया। तो defined ground for disqualification of legislator who defect from their party apply to member of parliament and member of legislative assemblies। ग्राउंड्स क्या थे, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, ठीक है, अपनी इच्छा से अगर अपने पार्टी का मेंबरशिप त्याग दे तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर वोट करता है वो अपने पार्टी के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट, अगर लेजिस्लेचर में फिर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इलेक्शन के बाद अगर एक पार्टी ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, ऐसे ही खड़ा हुआ निर्दलीय, और इलेक्शन के बाद एक पार्टी ज्वाइन कर ले फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एक नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स फिर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आप, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आपको इसमें बस मैंने ये लिख दिया, आपको पढ़ना है आप पॉज करके पढ़ सकते हो। 52nd अमेंडमेंट 1985, आपको क्या याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना, बात खत्म। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, आपको पूछा जाएगा कि स्टेट द रीजंस और कुछ, है ना। तो 53rd जो अमेंडमेंट हुआ, मिजोरम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। ओके, 53rd अमेंडमेंट में क्या हुआ, मिजोरम बन गया फुल फ्लेज स्टेट। कौन, है ना, नागालैंड। फिर ये 13 में, 14 में पीछे, फिर सिक्किम हुआ, 14 में, और ये दोनों के बाद ये, फिर आप वापस से रिसेट कर लो इस क्लॉक को, यहाँ मिजोरम डाल दो। मिजोरम बन गया 53rd अमेंडमेंट 1986 में फुल फ्लेज स्टेट, पहले यूनियन टेरिटरी था, स्टेटहुड दे दिया इसने, इस वाले अमेंडमेंट ने मिजोरम को 23वां स्टेट बना दिया इंडिया। आर्टिकल 371 जी का इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम, इंश्योरिंग protection of Mizo religious and social practice, recognition of Mizo customary laws, control over land ownership and transfer, exemption from certain parliamentary laws unless approved by the Mizo Legislative Assembly।
चलिए आगे देखते हैं। 55th में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिला 371H। अच्छा ये जो है ना GH, ये सारा हो जाए एक वीडियो में कवर हो सकता है ये, है ना, ये उतना हार्ड है नहीं, तो आप ये वहाँ भी देख सकते हो, है ना। तो ये सारा अलग अलग से करने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा। तो गोवा बना फिर 1887 में, पहले यूनियन टेरिटरी था दमन एंड दीव के साथ, मैंने आपको बताया ही था, है ना। ये भी बना एक यूनियन टेरिटरी, सॉरी फुल फ्लेज स्टेट बन गया गोवा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। 50th में क्या हुआ, ऑथोरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पब्लिश एन ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन। अब मैं ऐसे ये सब मैंने जो ये सब डाल दिया है, टेंशन मत ले लेना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने ऐसे डाल दिया इसे, है ना। मैं जहाँ स्टार लगाऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें नहीं लगा रहा हूँ। पीछे भी आपको पता चल गया होगा, मैंने जिस पे थोड़ा सा एम्फोसिस डाल के मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पर्टिकुलर वाला अमेंडमेंट नहीं देखना था, आप आगे बढ़ सकते हो 10-15 सेकंड 20 सेकंड, है ना, आगे आपको दिख जाएगा दूसरा वाला स्लाइड। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनेबल किया इस वाले अमेंडमेंट ने टू पब्लिश एन ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ensured that the Hindi version had equal legal status as the English version। काहे हुआ भाई, हिंदी is the most widely spoken language in India। Government wanted to make constitutional provisions more accessible to Hindi speaking citizens, ensured uniformity and legal interpretation across different linguistic groups। अगला इंपॉर्टेंट है, वोटिंग एज को कम कर दिया गया, पहले 21 हुआ करता था, 21 से 18 कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1988 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था 61st, उसमें ये लाया गया। अप्लाई टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। ओके, काहे लाया गया भाई, यंग सिटीजन्स को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए, और वो अवेयर थे ही, उसे रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भाई उनको हक होना चाहिए 18 के बाद। encourage greater democratic participation, strengthened universal adult suffrage, आर्टिकल 326 को मजबूत किया, है ना। इसमें ही बात होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, अलाउइंग यंग सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 1988। फिर आया 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, फिर वही है दिल्ली। दिल्ली याद करना है आपको, 69th अमेंडमेंट से आपको क्या याद रखना है, दिल्ली। दिल्ली क्या था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन गया, पहले यूनियन टेरिटरी था, अमेंडमेंट ऑफिशियली रिनेम्ड इट एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना। आर्टिकल 239 ए का इंट्रोडक्शन हुआ, एस्टेब्लिश्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली विद लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर्स, अलाउड दिल्ली टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड। तो ये सब छोड़ के, है ना, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दे दिया गया, ये तीन सब्जेक्ट को छोड़ दो। These subjects remained under सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। ये किसके अंदर था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट्स एज द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एडवाइजेस द एलजी, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। LG can refer disputes to the president leading to conflict between the Delhi government and the center। रेफर कर सकता है डिस्प्यूट प्रेसिडेंट को जब स्टेट सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। ठीक है? और 239 ए बी का इंट्रोडक्शन क्या था, अलाउड द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो 239 ए बी ये भी अलाउ करता है प्रेसिडेंट। इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, दिल्ली का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत थी, सीधा सीधा बात। फिर आया 71st अमेंडमेंट 1992, यहाँ पे क्या हुआ, KMN, तीन भाषाएं इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे। ओके, तीन भाषाएं इंट्रोड्यूस हुई, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। ठीक है, तीन भाषाएं। पहले 14 सिंधी ऐड हुआ, 15 हो गया, फिर 15 से 18 हो गया, है ना। 1992 के अमेंडमेंट के बाद 18 हो गया। आपको इतना ही याद करना है यहाँ पे, इस वाले से 71st अमेंडमेंट 1992,
KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई। 2003 में जो आएगा उसमें और 4 ऐड हुए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट, क्या हुआ इसमें? पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, है ना? बताया मैंने आपको। कौन से शेड्यूल में डाला गया था इसे? बताओ। 11th में डाला जाएगा। 12th में म्युनिसिपैलिटीज आएगा। एडेड आर्टिकल 243 से 242 वीओ एस्टैब्लिश्ड अ 3 tier गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैंडेटरी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन हर 5 साल पे होगा, है ना? अगर डिसॉल्व हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। रिजर्वेशन मिलता है इसमें, है ना? जो इलेक्शन होता है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेन वेर ग्रांटेड रिजर्वेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। 1/3 ऑफ सीट्स वर रिजर्व फॉर वन। ये सब सारे क्लॉजेस। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन हुआ। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन वर एस्टेब्लिश टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। 11th शेड्यूल मैंने आपको बताया, इसमें 29 सब्जेक्ट्स है, याद करना है आपको, इसमें 29 सब्जेक्ट्स है पंचायत राज जुरिस्डिक्शन के अंदर। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह इसी के अंदर में आता है। काहे इंट्रोड्यूस हुआ था भाई? स्ट्रेंथन grassroots democracy by empowering local governance, ensure direct participation of citizens in decision making, improve rural development and administration, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ 74th आया, अभी 73rd आया, नहीं 11वां शेड्यूल लाया, 74th आया, 12वां शेड्यूल, दोनों आया 1992। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना? और पार्ट ये क्या था? 9A था, वो सीधा 9 था, लेकिन शेड्यूल 11 था, ये शेड्यूल 12 है। तो इसमें ऐड हुआ ओ के बाद पी से, वहां पे 243 से 243 ओ था, है ना? यहाँ पे पी से लेके जेड जी तक चला जाएगा। एस्टैब्लिशिंग अ 3 tier सिस्टम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया, म्युनिसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्जर अर्बन। मैंडेटरी इलेक्शन हर 5 साल पे होगा, वही सेम केस है, अगर डिसॉल्व हुआ तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना है। रिजर्वेशन यहाँ भी है, 1/3 सीट यहाँ भी वुमेन के लिए रिजर्व है ना? स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड, यहाँ भी वही सेम चीज है। 12वां शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट, उधर कितना था? 29 था 11वां में, 11th में कितना था? 29, 12th में है 18। ये आपको दोनों याद रखना। प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये बना। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और लार्जर अर्बन एरिया, अर्बन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना? ये लाया गया था म्यूनसिपैलिटीज। ओके, रूरल के लिए पंचायत, अर्बन के लिए म्यूनिसिपैलिटी। फिर आया 79th अमेंडमेंट 1999, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। आर्टिकल 330 एंड 332 were amended to continue reservation of seat for SC ST in the Lok Sabha and Rajya Sabha, sorry and state assemblies, not Rajya Sabha, है ना? रिजर्वेशन ऑफ सीट का कंटिन्यू करने के लिए SC ST को के लिए लोकसभा में और विधानसभा। आर्टिकल 334 was modified to extend the reservation period until 2010। 2010 तक ये रिजर्वेशन पीरियड को बनाए रखने तक के लिए आर्टिकल 334 को मॉडिफाई किया गया था। Ensured political participation of marginalized communities, strengthened affirmative action policies on governance, और क्या हुआ? Passed by Parliament in December 1999, received presidential assent on January 2000। ठीक है, पहले जो रिजर्वेशन पीरियड था वो 50 से 2000 तक था, वो एक्सपायर होने वाला था, इसीलिए ये वाला फिर से पास कर दिया गया कि अब 2010 तक हम कर देंगे वही। नाउ नेक्स्ट 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, relaxation in reservation for promotions. Article 335 was amended to allow relaxation in qualifying marks and lowering of evaluation standards for SC ST and promotion। कोर्ट का 1996 का जो रूलिंग था, इसने ये सारे रिलैक्सेशन जो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना, प्रमोशन के केस में SC ST के जो रिलैक्सेशन दिया जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स का और एवोल्यूशन स्टैंडर्ड को कम करने का, वो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसे ओवरटर्न कर दिया गया
इस वाले अमेंडमेंट से और सिर्फ फिर से अलाउ कर दिया गया। स्ट्रेंथन affirmative action for SC/ST in government job, ensured better representation in higher administrative positions. Supreme Court judgment in S. Vinod Kumar versus Union of India had ruled that relaxations in promotion were unconstitutional. The amendment restored this relaxation, ensuring continued benefit for CST employees. ये 2000 में हुआ था 82nd अमेंडमेंट। ठीक है। नो नेक्स्ट 84th अमेंडमेंट 2001 में क्या हुआ? एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन ऑफ फ्रीज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी रीएडजस्टमेंट। क्या हुआ? आर्टिकल 82 और 170(3) को अमेंड कर दिया गया टू कंटिन्यू द फ्रीज ऑन नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंटिल 2026 तक, है ना। जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स है उसे हम फ्रीज करते हैं। ठीक है। फ्रीज ओरिजिनली इम्पोज्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, फैमिली प्लानिंग को इनकरेज करने के लिए इसे इम्पोज किया गया था इस फ्रीज को, है ना। Readjustment based on 1991 census allowed rationalization of territorial constituency based on 1991 census without changing the total number of seats. सीट्स नहीं बदलेंगे हम, है ना। ये बोल दिया गया इसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ये था, जितने सीट्स थे अभी उतने ही रहेंगे, उसको एक्सटेंशन को फ्रीज लगा दिया, उसे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है ना। इंश्योर्ड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट पॉपुलेशन शिफ्ट। अब मान लो कोई एक स्टेट है, उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक स्टेट ने काफ़ी काम किया है अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे, और इसका पॉपुलेशन कम बढ़ा है ना। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो पॉपुलेशन वाइज होती है, कितने पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, तो इस स्टेट को तो एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और मिल जाएगा क्योंकि इसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ है, और इसको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया, उठाया जाता रहा है। अभी भी सदर्न स्टेट जो है वो बोलती हैं कि हम इतना काम करते हैं, उसका हमें सजा मिल रहा है, और नॉर्दर्न स्टेट्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उन्हें ज़्यादा, उनका ज़्यादा से होता है ना। They have a greater say over any decision that is taken in the parliament because UP or the any other northern states have more seats in Lok Sabha, है ना, in general। तो इसीलिए क्या होता है कि एक एक टाइम पे जो डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट होती है हर एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो यहाँ पे फ्रीज लगा दिया गया, एक्सटेंशन ऑफ फ्रीज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी रीएडजस्टमेंट। ठीक है। ठीक है। Prevented disproportionate seat allocation due to uneven population growth, encouraged population stabilization by maintaining the seat freeze, ensured fair representation while keeping the electoral structure intact। 84th इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 86 क्या हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21(a) को इंसर्ट किया गया, मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनका फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन आपको देना है, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। इसे ऐड किया गया 21(a) में। इंश्योर दैट द स्टेट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय लॉ, है ना। फिर मॉडिफाई किया गया आर्टिकल 45। पहले आर्टिकल 45 क्या बोलता था? फ्री एजुकेशन 14 साल के बच्चों तक को, ठीक है। अब डीपीएसपी के अंदर में अब बोला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी लेना 6 साल के नीचे के बच्चों को, है ना। ओरिजिनली आर्टिकल 45 एम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 साल तक। अब इसे रिवाइज कर दिया गया और बोला गया कि अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर देना है और एजुकेशन देना है 6 साल से छोटे बच्चों का, है ना। और यहाँ पे डीपीएसपी ने तो ये कर दिया। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हो गया? इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ड्यूटी फॉर पेरेंट एंड गार्जियन टू इंश्योर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14। और ये पेरेंट और गार्जियन का ड्यूटी है ये, और ये स्टेट को इंश्योर करना है। ये जो है डीपीएसपी, ये स्टेट इंश्योर करेगा, है ना। और ये हम ड्यूटीज जो है पेरेंट्स और गार्जियन को इंश्योर करें, और ये उनका राइट है। 6 से 14 साल तक के बच्चों का कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो राइट है उनका। ओके। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 was enacted to operationalize 21(a), came into effect on 2010 1 अप्रैल, ensuring free and compulsory elementary education। काहे इंट्रोड्यूस किया गया था? स्ट्रेंथन यूनिवर्सल एजुकेशन एंड चाइल्ड राइट्स, ensured constitutional backing for free education, or shifted education from a deep directive principle to a fundamental right।
इसीलिए फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया था एजुकेशन को। ओके, नाउ 91st अमेंडमेंट में क्या हुआ? लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या किया? आर्टिकल 75 और 164 को अमेंड कर दिया गया टू कैप द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिस्टर्स कितने होंगे? 15% होंगे। लोकसभा का जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसके 15% मिनिस्टर्स होंगे। ओके, इन शॉर्ट स्मॉलर मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट एंड रिड्यूस्ड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ये 91st में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 84th में क्या हुआ है ना, वो फ्रीज कर दिया गया था, है ना, 2000 कब तक? एक तक। और 91st में क्या हुआ कि 15% ही रहेगा, टोटल स्ट्रेंथ जो रहेगा लोकसभा का या विधानसभा का, उसका 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को भी स्ट्रेंथन किया गया। चलिए, आप इतना बोर नहीं करूंगा, इन सबको बताते हैं, है ना। आपको बस ये याद रखना है, क्या है, जस्ट दिस मच। 92nd में क्या हुआ? बोडो डोगरी मैथिली संथाली आ गया। 18 से 22 हो गया, पहले 14 था। हिंदी ऐड हुआ, है ना, 67 में। फिर के एल एम ऐड हुआ, कोंकणी, सॉरी के एम है, मणिपुर है, नेपाल है, के एम ऐड हुआ। ओके, ये टू में, हाँ 92, ये 67, ये 21वां था, ये कितना था, ये कितना था, आई फॉरगॉट दैट। ये भी लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे होगा, हाँ, 71वां, 71 से 92, है ना। यहाँ नहीं होगा, हाँ, 71वां था, 21वां था, 71वां था, 1992 में हुआ। और ये कितना, 92nd है, ये 2003 में हुआ। ये बी डी एस एम, बोडो डोगरी संताली मैथिली, ये 4 लैंग्वेजेस यहाँ ऐड हुआ। 14 था, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 3 18 और यहाँ 4 22 हो गया। यानी कि 92वां जो संशोधन हुआ था उसमें 22 हो गया। 21वां हुआ 67 में, 70वां हुआ 92 में, और 92वां हुआ 2003 में। आपको ये याद रखना है, ये पूछ देता है डायरेक्ट। ओके, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली बीडीएम एमएस, ये 4 आपको याद करना है। नाउ इसके बाद आता है 95th अमेंडमेंट 2009, extension of reservation for SC and ST. Article 334 was amended to extend the reservation of SC ST in the Lok Sabha, और इसे बढ़ा दिया गया 2020 तक। ओके, इसे बढ़ा के 2020 तक कर दिया गया। एंश्योर्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये फिर धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा था। फिर आया 97th अमेंडमेंट। अब यहाँ से आप थोड़े से शांत हो जाओ। यहाँ से जो है ये रिसेंट है, चूंकि 97 से लेके 106वां जो है एकदम रिसेंट है, ये जस्ट आपको ये अच्छे से पढ़ना है ना। 97 में क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिकॉग्नाइज किया गया, एडेड कोऑपरेटिव्स टू आर्टिकल 91C, मेकिंग द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फंडामेंटल राइट। इंट्रोड्यूस 43B, मैंने आपको बताया कि 43 में ए में इंडस्ट्रीज है, बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। डायरेक्टेड द स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उन्हीं आर्टिकल इंसर्शन ऑफ पार्ट 9B, 9B में भी ऐड किया गया। पार्ट 9 में बी को ऐड किया गया, आर्टिकल 243ZH से 243ZG तक तो आपने देखा ही था कि म्यूनिसिपैलिटी था। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेड से जेड है ना, है ना ऐसा कुछ। और फिर ZG तक क्या था? म्यूनिसिपैलिटीज था ZG तक। फिर ZVH, ZH से हो गया ZT तक, यहाँ पे। ओके, यहाँ ZA से ZG तक। ओके, ऐसे था। यहाँ पंचायत था, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी, और यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाता है। ZH से ZT तक ऐड किया गया 9B में। टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंश्योर्ड ऑटोनॉमी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे काम किया गया था 97वां अमेंडमेंट से, आपको ये याद रखना है। 97 मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकॉग्नाइज किया गया 97th अमेंडमेंट से। आई कैन आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, in 2021 Supreme Court struck down certain provision of 9B
ruling that states have exclusive legislative power over cooperatives. The court upheld federalism, stating that the amendment struck state autonomy without proper ratification. थोड़ा ये सब मत उतना देखो, हटाओ। 97 में क्या याद रखना है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 98 में नहीं, 99 में क्या याद रखना है? एनजेएसी याद रखना है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या हुआ था? बना था। एनजेएसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्यों बना था? Addressed concern about lack of transparency in judicial appointment, aimed to balance executive and judicial involvement, strengthened accountability in judicial selection। क्या होता है इनका अपना? क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम होता है, जिससे वो जजेस के अपॉइंटमेंट होता है। तो क्या हुआ? एनजेएसी का क्रिएशन हुआ था 99th अमेंडमेंट के तहत, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे, 2 इमिनेंट पर्सनालिटी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ मिनिस्टर के आने के कारण यहाँ एग्जीक्यूटिव जो थे वो भी शामिल हो गए थे। ओके, और कोर्ट वगैरह को ये मंजूर था नहीं, इसीलिए इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, है ना, 2015 में। बट 99th अमेंडमेंट से क्रिएट हुआ था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये इसने रिप्लेस करा था कॉलेजियन सिस्टम को, ओके, जिसे क्रिटिसाइज किया जाता था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से। इंट्रोड्यूस एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट, ये भाई साहब जो है एग्जीक्यूटिव हैं, ये इन्वॉल्व थे एनजेएसी में। तो अपॉइंट जो जजेस का अपॉइंटमेंट होने वाला था उसमें, इसके वजह से काफी इस पे अप्रोर हुआ, और फाइनली 2015 में इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके। कोर्ट रूल्ड दैट एनजेएसी वायलेटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रीइंस्टेटिंग द कॉलेजियम सिस्टम, और कॉलेजियम सिस्टम फिर से रीइंस्टेट हो गया। ओके, रीइंस्टेट मतलब फिर से उसे ला दिया गया। तो 98 क्या था भाई लोग? 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी था, और 99 क्या है? 99 है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसे 2014 में लाया गया, बट 15 में फिर से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। 100 100 में क्या होता है? एनक्लेव, कुछ लैंड वगैरह जो टेरिटरी होता है उसका ट्रांसफर किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया ने 111 एनक्लेव्स दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 दिया। ये तो आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? 100वां जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच जो एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, उस पे, उसके बारे में। Residents of exchange enclaves were given the option to choose their nationality, ensured smooth integration of transferred territories into respective nations। काहे हुआ भाई? क्यों किया गया इस? Resolved long-standing border dispute between India and Bangladesh, improved bilateral relations, and ensured better governance in affected areas, provided legal clarity on territorial jurisdiction। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। 100th अमेंडमेंट जो है वो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ था उसके बारे में। अगेन 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 99 क्या था? एनजेएसी, और 100 जो हो जाएगा इंडिया बांग्लादेश। 101 है जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स सिस्टम से रिप्लेस किया। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स जो होता था उसे इसने एलिमिनेट किया। न्यू आर्टिकल कौन सा? 246A, ये पार्लियामेंट एंड स्टेट legislatures concurrent power to legislate on GST। 269A defined GST on interstate trade, or GST Council 279A। That's why this particular article is important। 279A established the GST Council, responsible for tax rates, exemptions, and dispute resolution। Okay, modification of tax list, ये छोड़ो। ठीक है, आपको 101 में क्या याद रखना है? जीएसटी याद रखना है। उसमें भी 279 है, जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना है। चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और मेंबर्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं। ओके, guaranteed 5-year compensation for revenue loss due to GST implementation। सिंप्लीफाई किया था टैक्स कंप्लायंस को, क्रिएटेड a national market, removing interstate tax barriers, strengthened
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द जीएसटी काउंसिल, इस लेवल की बातें हैं। तो 102 जो अमेंडमेंट हुआ इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एनसीबीसी को। आर्टिकल 338 बी को इंसर्ट किया गया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी वाज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर एंड रिकमेंड वेलफेयर मेजर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो एनसीबीसी बनाए को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन से 342 ए को इंट्रोड्यूस किया गया, गिव द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एससीबीसीज फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट वाज गिवन द पावर टू मॉडिफाई द एससीबीसी लिस्ट। सारे आपको 102 में ही मिलेंगे। गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इंश्योर्ड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर एससीबीसी। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त हो गया, इसलिए इनको सेफगार्ड्स मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन 2021 that this amendment removed the power of states to identify SEBCs, led to debates on federalism and state autonomy. अरे छोड़ दो इसे, काट दो इसको। तो बस इतना याद रखना है, 102 से क्या हुआ, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त हुआ। काहे भाई इंट्रोड्यूस हुआ था, एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ एनसीबीसी। ओके, अच्छा बी, बी क्या होता है, बी ओबीसी में बी आता है। तो बी से क्या होता है, ये बी सेकंड होता है ना, इसीलिए 102 ऐसे याद। ओके, ऐसे याद रखो। 101 जीएसटी, 100 इंडिया बांग्लादेश के बीच जो हुआ वो, जीएसटी का 101 कैसे याद रखो, याद करो कि आप एक इंस्पेक्टर बन गए और आप गए जीएसटी कलेक्ट करने। आप एक्साइज, आप कुछ भी बन गया, आप अगर एसएससी का तैयारी करते हो, आप मान लो, और 101 रुपये आपको मिला कहीं पे, या 101 रुपया आपने जीएसटी बढ़ा, 101 जीएसटी, 101 जीएसटी, 101 जीएसटी, याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा। और 102 मैंने बताया बी बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, तो दो में नेशनल एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये इजी है। ईडब्ल्यूएस तीन वर्ड है, इसलिए 103 हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन, अब बोलोगे ओबीसी में भी तो 3 वर्ड होता है। ओबीसी का मैंने 2 आपको याद करा दिया ना, मैंने एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अप्लाइड टू जनरल कैटेगरी इंडिविजुअल हु डू नॉट फॉल अंडर एससी एसटी और ओबीसी। आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया, 15 में 6 ऐड किया गया, अलाउड स्पेशल प्रोविजन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। 16 के भी 6 में ऐड किया गया, रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब फॉर ईडब्ल्यूएस। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 8 लाख से नीचे होना चाहिए इनकम, 5 एकड़ से कम होना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट के नीचे होना चाहिए, है। Address economic disparities in higher education and employment, provided constitutional backing for economic based affirmative action, ensured greater inclusivity in government policies। फिर आया 104, 104 में क्या था, 104 में SC ST रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। आर्टिकल 334 वाज अमेंडेड टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 2030, अब 2030 तक बढ़ा दिया गया, ताकि कंटिन्यूड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। 104 में आपको SC ST 4 वर्ड है, इसीलिए SC ST रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया जो 104 है ना। तो 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 99 एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, 100 बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ वो, 101 जीएसटी दिया आपने, 102 बी बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बी, 103 क्या हुआ आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, और 104 क्या हो जाएगा, SC ST का जो रिजर्वेशन है ना, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसी को आप 104 से याद कर सकते हैं। और क्या हुआ, एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था
उसे हटा दिया गया। रिमूव द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस मेंबर्स टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, लोकसभा और स्टेट असेंबली में से जो दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट साहब, उसे हटा दिया। तो इसे भी याद करना है आपको कि ये रिजर्वेशन तो बढ़ाया गया, साथ में एंग्लो इंडियन वाला भी हटा दिया गया। ऐसे याद करो। ओके, ऐसे याद कर लो, ये बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन खत्म किया गया। अब है नेक्स्ट 105, the restoration of state authority over socially and educationally backward classes. Article 342A was amended to allow state government to maintain their own SEBC के list. Reversed the 102 का amendment which has centralized SEBC identification under the president and parliament. ठीक है, और इसे रिवर्स कर दिया गया 102वें संशोधन को, इसने एसीबीसी का आइडेंटिफिकेशन को प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रलाइज कर दिया गया था। अब बोल दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना खुद का, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का ये करने का हक है लिस्ट। फिर मॉडिफाई कर दिया गया 338 बी को। आर्टिकल 338 बी विच गवर्न्स द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस was adjusted to clarify state powers. Article 366 was introduced to define SEBCs, ensuring state retain control over their classification. तो 102 में कुछ करा गया, फिर 105 में इसे ओवरटर्न करके फिर बोल दिया कि नहीं, स्टेट अपना एसईबीसी लिस्ट खुद मेंटेन करेंगे। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्या इफेक्ट हुआ? स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म। उधर वही आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिला था ना 102 में, देखें क्या था कि फेडरल फेडरल कहाँ था, डिबेट था ना फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड 2021 में रूल किया, ये जो अमेंडमेंट था, रिमूव द पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई एसीबीसी, लेड टू द डिबेट ऑन फेडरलिज्म। अब यही जो डिबेट आया फेडरलिज्म का 2021 में, तो इससे क्या हो गया कि स्टेट को अपना खुद का लिस्ट मेंटेन करने का ये दे दिया गया, है ना। 342A को अमेंड करके बोल दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का लिस्ट खुद मेंटेन करिए। ओके, आपको ये दो चीजें याद रखना है। Supreme Court's ruling in May 2021 has declared that 102nd Amendment removed state powers over SEBC's list. The 105 Amendment corrected this, reaffirming state authority. State के पास स्टेट अपना खुद का लिस्ट मेंटेन करेगी। क्या है इंट्रोड्यूस हुआ था? Addressed concerns over centralized control of SEBC identification, ensured state government could continue affirmative action policies, strengthened constitutional safeguard for backward classes. तो आपको ले दे के यही याद रखना है कि 102 में, ठीक है, एनसीपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया और बोला दिया गया था कि सेंटर ही मेंटेन करेगा जो एससीबीसी को। फिर 105 में बोल दिया गया कि नहीं, इसे ही स्टेट अपना खुद का लिस्ट मेंटेन करेगा। दे दे के आपको इतना ही याद रखना है यहाँ से। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर, ये 128 बिल था, ये आपको याद रखना है। ओके, और 106 एक्ट बना। ओके, 128वां बिल था क्योंकि लास्ट है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और 106वां एक्ट। 1/3 ऑफ द सीट लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के लिए रिजर्व करना है। याद रखें, राज्यसभा यहाँ पे नहीं, ठीक है, लोकसभा है और विधानसभा है, राज्यसभा और विधान परिषद नहीं, ठीक है। अप्लाइज टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज वेल। ये पूछा जा सकता है आपको, मॉक्स में ये पूछ देगा कि राज्यसभा इसमें दे देगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन, तो आपको वही वाला जस्ट जैसे ही आप देखा आप उसे एलिमिनेट कर सकते। Reservation will be implemented after the next delimitation exercise, which follows the first session conducted after 2026। पहला सेशन के बाद रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Strengthens women participation in governance, encourages gender inclusivity in policy making, addresses gender disparity, strengthens women empowerment, ensures constitutional backing for gender based affirmative action। ये सारी चीजें थी। तो भाई लोग, आज का जो लेक्चर था काफी बोरिंग था, बिल्कुल बोरिंग था, है ना, है, मुझे भी लगा। और मुझे बोरिंग लगा इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है तो आपको भी लगता ही होगा, है ना? तो इसमें काफी सारे फैक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट है,
आप बस वीडियो को एक बार देखोगे, आपको पता चला कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे आपको, कौन से फैक्ट से किस-किस टॉपिक से कौन-कौन से भाग से इस पूरे लेक्चर के किस-किस भाग से क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? आप उन्हें कवर कर लो और आपका जो प्रॉब्लम मैंने कोशिश किया पूरा समझाने का आपको, एक-एक चीज़ें बारीकी से आपको समझाया जाए। चूँकि ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक है। चूँकि ये मेरी पहली इंस्टांस है पढ़ाने की, तो थोड़ी चीज़ें अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकता है ना हो, है ना? क्रोनोलॉजिकल ना हो, बट धीरे-धीरे थिंग्स वुड बी इन द प्रॉपर ऑर्डर। चलिए कुछ क्विज़ेस करते हैं, है ना? यहाँ से यहाँ जाओ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फ्रीज़ लगा दिया है लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट्स 2026 को? बताइए, कौन से वाले ने लगाया है? बताइए, बताइए, बताइए। टेल मी। क्या हुआ? किसने किया? 84th अमेंडमेंट ने किया, है ना? Which constitutional amendment extended the freeze on Lok Sabha and state legislative assembly seats till 2026? किसने कर दिया था? 84th कब आया था ये? 2001 में आया। यही था ना? हाँ, यही यही। Next, which article was amended by the 91st Amendment Act to limit the size of Council of Ministers? ये कौन सा आर्टिकल पे किया गया था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो आर्टिकल 75 हो जाएगा, है ना? और ये हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसी का जो इक्विवेलेंट था 164 जो हुआ था वो स्टेट गवर्नमेंट में हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज था वो लिमिट कर दिया गया था, कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 15%। 15% होना चाहिए। 15% ही तो होगा, राइट? नाउ व्हिच अमेंडमेंट ऑफिशियली ग्रांटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टेटस? तो बी दो है, 102 बताओ। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 100th, है ना? इंडिया ने 111 दी है, बांग्लादेश ने 51 दी। इंडिया टू बांग्लादेश, बांग्लादेश टू इंडिया। हाउ मेनी इन इंडिया ट्रांसफर? बांग्लादेश 111 खत्म। जीएसटी 101 रुपया, जीएसटी बढ़ा आपने, बताया था मैंने। 279 इंट्रोड्यूस किया गया था 101वें से, क्या था? जीएसटी काउंसिल का क्रिएशन हुआ था, उसी से हुआ था। एसईबीसी, रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एसईबीसी, कौन सा आर्टिकल मैंने बताया था आपको? बताइए। 102 में तो उसे दर्जा मिला था उसका, है ना? बट ये कौन सा आर्टिकल था? 105 था, है ना? स्टेट को पावर रिस्टोर कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन एक्ट, 1/3 सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स, है ना? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यसभा नहीं, टिक नो। ये 106 हो जाएगा, ये 106 अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, और 128वां बिल हो जाएगा। ठीक है? एंग्लो इंडियन कब खत्म किया गया? जहां SC ST था, है ना? का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, वहीं एंग्लो इंडियन वाले को खत्म कर दिया गया था। वो कौन सा था? 224, 104वें में हुआ था ये, राइट? हुआ था ना? हाउ मेनी लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल आफ्टर द 90? 67 में हुआ। ये हमें भूल जाता, ये कब हुआ? 92 में हुआ, 71 ही हुआ। ओके। यहाँ हिंदी ऐड हुआ, यहाँ KMN ऐड हुआ, और ये 2002 में हुआ, 2003 में हुआ, ये 92nd। ठीक है? यहाँ हुआ बोडो डोगरी मैथिली संताली, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना? तो 92nd अमेंडमेंट कौन सा? ये था ना? तो यहाँ 14 था, यहाँ 15 हुआ, 16 17 18 हो गया है। क्या हो जाएगा? कितने लैंग्वेज हो गए थे? 18 हो गए थे, राइट? ना? 92nd से बोडो डोगरी मैथिली संथाली, मैथिली है, डोगरी संथाली कोंकणी नहीं। विच अमेंडमेंट वाज? ये तो 99th,
इसी को ना स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कब आया था? 2014 में आया था। 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। ये तो आपको याद हो गया होगा। बोरिंग लगता है बट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इससे आपको पता चल रहा होगा, राइट? क्या है ये? जीएसटी है। 279 है, जीएसटी काउंसिल है ना? उड़िया को उड़िया कब हुआ? अब ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 96। ओके। ये दो था, ये भी हटा सकते हो आप। तो हटा ही सकते हो ना? ये भी हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो। ये इंडिया बांग्लादेश वाला था, ये जीएसटी वाला था, और ये आपका जस्ट क्या हुआ था 2003 में? क्या हुआ था? केएलएमएन, सॉरी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली वाला था। यही था ना? हाँ, यही था। 92nd था मैंने। यही है ना? तो ये बोडो डोगरी मैथिली संथाली वाला है। बचा कौन सा? ये। इसका सही होना इसकी मजबूरी है। Reservation of seats for SC/ST in legislature was extended to 2030। ये मैंने बताया आपको। SC/ST वाला कितना है? 224 है। इसी में एंग्लो इंडियन वाले को खत्म किया गया था। कैसे भूल सकते हो आप? ये खत्म कर दिया गया। ये 4 है ना? 224 तो 104 हो जाएगा, है ना? 3 क्या है? ईडब्ल्यूएस है। 6 क्या है? नारी शक्ति बंधन जो है 33 कितना परसेंट देना है? सॉरी, हाँ यही 1/3 देना है। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राज्यसभा नहीं है। कितना से कितना कर दिया गया था? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन। 1988 में 21 से लेकर 18 कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया था। जुडिशियल रिव्यू पावर को कम कर दिया गया था इसमें। सोशलिस्ट और सेक्युलर को प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया था, इसमें सारे हो जाएंगे। कौन से आर्टिकल का अमेंड कर दिया गया 42वें अमेंडमेंट से? टू मेक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल ओवर फंडामेंटल राइट्स। कौन सा आर्टिकल अमेंड हुआ था 42nd से? कौन सा आर्टिकल का हमने किया? 31C को है, प्रॉपर्टी वगैरह 44th में हटाया गया था, उससे पहले हटाया नहीं गया था, तो यही होगा। ओके। और कुछ हो नहीं सकता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती। तो ये जो है वो क्या है? किसमें है? ये वाला, ठीक है? ये तो रिट पिटीशन वाला। ये सारे को अमेंड नहीं किया गया था, 31C को अमेंड किया गया था, याद कर सकते हो। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, विच रिवर्स्ड इट रिवर्स्ड विच कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट? कौन से कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को इसने रिवर्स किया? इसने क्या किया था? जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर कर दिया गया। ओके। जजेस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से पावर ही छीन लिया गया था 42nd में, कि आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं मानेंगे। फिर 44th में क्या किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हो, है ना? ये सारे क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से अगर ऊंचे लेवल के पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं। क्या मैंने पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? 44th अमेंडमेंट में क्या होगा? प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम करेगा? ओनली इफ रिटर्न। कहाँ पे है? कैबिनेट रिकमेंड्स इट इन राइटिंग। राइटिंग में मिलेगा तभी ये अप्रूव कर सकता है। हम्म, बोला मैं कुछ सोचा। अच्छा, हाँ, क्या बोला? प्रेसिडेंट जो है वो कब कब इमरजेंसी घोषित कर सकता है ना? प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी कब कब घोषित कर, कब करेंगे? अगर किसी भी हमारे जो कंट्री है उसकी सिक्योरिटी, या फिर कोई भी हमारा जो टेरिटरी है उसको अगर खतरा है, किस चीज से? वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, और आर्म्ड रिबेलियंस। इन तीनों चीजों से अगर खतरा है तो हाँ, जो हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, है ना? पहले क्या था? पहले इंटरनल डिस्टरबेंस बोल के कर देते थे। इसके पे क्लैरिटी लाया गया। क्लैरिटी लाया गया, ठीक है?
ताकि आर्बिट्रेरी यूज जो होता था इमरजेंसी प्रोविजंस का वो ना हो। है? कौन कौन से तीन से ये थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ऐसे याद करो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। या आई, ठीक है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा लो तो छोड़ के सब हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्ब हो गए थे, है ना, जो भी पीछे हुआ ये सारे से डिस्टर्ब हो गए, इसलिए डिस्टर्बेंस हटा दिया। इसलिए डिस्टर्बेंस छोड़ के जो भी आए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों के इन दोनों को बोल के कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। 100 क्या हो गया? टेरिटोरियल बाउंड्री चेंज हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, सीधा सीधा। अब देखो 100 बांग्लादेश कहाँ है, बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? 83rd नहीं पता मुझे, मान लो 61st पता है, वोटिंग एज को कम किया गया। 103 क्या हुआ? 3 मतलब ईडब्ल्यूएस खत्म। डी का ए होना चाहिए, डी का ए कौन सा है? ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म, खत्म। डी का ए है। फिर सी का क्या होना चाहिए? सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 कौन सा है? ये ऐसा नहीं होगा, मतलब ही नहीं 83 का क्या है, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। डी का क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड एससी रिजर्वेशन है नागालैंड के पंचायत में। नागालैंड में एससी का रिजर्वेशन को एग्जाम कर दिया क्योंकि वहाँ प्रिडोमिनेटली क्या पॉपुलेशन थे? ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल होने की वजह से एससी का रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं था, खत्म कर दिया गया था। 83rd अमेंडमेंट है। अब देखो फिर से 92 क्या हुआ? यहाँ पे लैंग्वेज ऐड हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ए का टू कहाँ है? ये है बस, और कुछ हो ही नहीं सकते। फिर 87 हमने फिर अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा, नागालैंड वाला कहाँ है? नहीं, वो 83 था। 100 इंडिया बांग्लादेश टेरिटरी एक्सचेंज हुआ। सेवेंथ, सेवेंथ में क्या हुआ? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन। और 87 में क्या हुआ था? डिलिमिटेशन। 87 में हमने डिलिमिटेशन पढ़ा था, अपडेटेड डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2001 का सेंसस। अब ऐसे भी ये ऑप्शन ही ऐसे था कि आपको एक भी पता फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है? 44, 105, 105 क्या पढ़ा था? 5 स्टेट को अपना पावर मिल गया आइडेंटिफाई करने के लिए। डी का एक था, है ना। 42nd एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, डी का 3। 44th रिस्टोर्ड जुडिशियल सुप्रीमेसी। 97 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल। 97 चारों पता था हमें। अब 45 बच्चों से रिलेटेड हो जाएगा, पढ़ाई से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड केयर के तहत जोड़ा गया था इसे। 39 है प्री लीगल एड वाला जो था, ये हो जाएगा, है ना। 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये ए वाला वगैरह, मैंने आपको बताया था। ए जोड़ा गया था, 39 का एफ जोड़ा गया था, है ना, ये सब ऐड हुआ था वहीं से। ए वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ऐड हुआ था, सॉरी इंडस्ट्रीज वाला। ओके, फिर 279 जीएसटी काउंसिल, 101 बार संविधान, और ये हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारे हमारा आज का सेशन था। आशा करता हूँ कि लास्ट में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको ये जो सेशन था वर्थ इट लगा होगा। उससे पहले तो नहीं लगा होगा आई गेस, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग था, और ऊपर से मैंने इमेजेस वगैरह इंक्लूड नहीं किया था, बोरिंग तो था, मुझे भी लग रहा था। बट होपफुली वीडियो के एंड में आपको मजा आए। तो ऐसे ही आपको और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे, और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने में हार्ड लगता है, और आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे अमेंडमेंट क्यों उठाए, तो मैंने इसलिए उठाया कि मैंने लूसेंट से उठाया सारे अमेंडमेंट्स में। ठीक है, तो देखो लूसेंट में कितना एक्स्ट्रा दिया हो रहा है, बट उसी में से अगर कुछ पूछ लेता है आपसे, आप बोलते हो लूसेंट से है, भाई लूसेंट में सारी चीजों को उठा के डाल दिया गया है, जितना भी फैक्ट्स है सब लूसेंट में है ना। तो सब आप पढ़ोगे ना तो वर्थ इट नहीं है। इसलिए कम पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। तो ये मैंने जो इतने सारे अमेंडमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, आपने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो आपके इनके बारे में जानते होंगे, वरना आप नहीं जानते हो। अगर आप आज तक पीवाईक्यूज पढ़ा है, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा, है ना। 13 में ये नागालैंड क्यों पढ़ा रहा था, 14 में ये पुडुचेरी क्यों पढ़ा है। बट मैंने फिर भी ट्राई किया इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करने का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था एमिनेंट पर्सनालिटी का।
ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर शायद एमिनेंट पर्सनालिटी का ही 2 हो, और उसमें मैं बुक्स के जो ऑथर्स होंगे उनके बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे बीएसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और एक्सपीरियंस, अब तो एक्सपीरियंस रिव्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों ने भी वीडियो देखा है वो मुझे काफ़ी सारे सजेशंस पर्सनली देते हैं। अगर आपके भी कुछ सजेशंस हो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट टू स्टडी, और यू, इफ यू वांट टू सी द लेक्चर, future lecture or any particular topic, do tell me in the comment section. So for the time being, आप सबको टाटा, मिलते हैं अगले लेक्चर।